द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टैट के लिए गणित के टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो आपके गणित के प्रश्न लिए गए हैं ये अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक एग्जाम कार्ड से लिया गया है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बार बार प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर अभी भर्ती नहीं आई है तो गणित को सॉल्व करने से क्या फ़ायदा होगा। इसलिए बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं, बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं, वो वीडियो भी इस समय नहीं देख रहे हैं, इसलिए व्यूज़ भी थोड़ा सा कम आ रहा है। तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि ये जो वीडियो लेक्चर हम लोग रोज़ लेके आते हैं उसका मेन उद्देश्य यही है कि ऐसे अभ्यर्थी जो ये बार बार कहते हैं कि मुझे गणित नहीं आती है, या जिनका गणित में थोड़ा बहुत भी स्कोर कम आता है, या जिन्हें गणित से डर लगता है, तो उनके पास अभी भी समय है आपने इन सारी चीज़ों को, परेशानियों को ख़त्म करने के लिए। तो हमारे जो गणित का लेक्चर चलते हैं उसके 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य ये है कि भैया गणित आपको सीखना है, गणित रट्टा नहीं मारना है, गणित में जादू भी नहीं देखना है। रटने से आप गणित नहीं सीख पाएंगे और जादू देखने से आपका नंबर गणित में इम्प्रूव नहीं होगा। जो 5 या 10 सेकंड के बहुत सारे यूट्यूबर जादू दिखाते हैं कि 10 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करें, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज़ को समझिए, आपको बेसिक सीखना ही पड़ेगा। दूसरा हमारा मेन उद्देश्य है कि धीरे धीरे जब हम सीख लेंगे तो जो आपके सुपर टैट में 20 नंबरों की गणित आती है उसमें कम से कम गिरी से गिरी हालत में आपको 15 नंबर लाना ही है। 15 नंबर से कम आपको लाना नहीं है। यहाँ पर कोई भी बहाना आप का नहीं चलेगा कि गणित मेरी कमजोर है, मेरे बचपन से गणित नहीं पढ़ी है, ऐसा कुछ भी बहाना आपको नहीं चलेगा। गणित आपको सीखना ही पड़ेगा। और तीसरा हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि अपने समय को बचाने के लिए 20 प्रश्नों में से कम 6 प्रश्न, 7 प्रश्न अथवा 8 प्रश्न आपको मौखिक ही करना है। अगर मौखिक नहीं कर पाते हैं तो 1-2 लाइन में लिखकर ही इसका आंसर निकाल लीजिए। तो मुख्य रूप से यह वीडियो लेक्चर ऐसे स्टूडेंट के लिए, ऐसे माताओं बहनों के लिए बनाई जा रही है जिनका गणित से डर लगता है और गणित में जिनके 5 नंबर आते हैं, 6 नंबर आते हैं, 7 नंबर आते हैं अथवा 8 नंबर आते हैं। ऐसे हमारी माताएं बहनें और भाई बंधुओं के लिए ही यह वीडियो बनाई जा रही है। तो आप लगातार 3 से 4 महीने, 5 महीने, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को और समझने को मिलेंगी। तो ये जो डायलॉग है, ये जो लेक्चर है, मैं प्रत्येक वीडियो के स्टार्टिंग में बताता हूँ और इसलिए बताता हूँ कि आप अपने टारगेट को भूल मत जाइए। आपका टारगेट है सीखना, ठीक है। धीरे धीरे सीखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। सॉल्व होने का मतलब जो भी आपके मन में डर है, आपका खौफ बना है गणित के, वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा भैया, ठीक है। तो परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। 3 कार्य हैं, उनकी चाल का अनुपात दिया गया है 2, 3 और 4। तो दूरी क्या है, समान है, ठीक है। प्रश्न आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। दूरी यहाँ पर क्या है, समान है, तो उनके द्वारा तय किए गए समय का अनुपात आपको निकालना है। अच्छा, ये एक बात आपको बता दें, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होगा, अप्लाई होगा। कॉन्सेप्ट ये होगा कि जब दूरियां समान होती हैं तो जो चाल होती है और जो समय होता है उसमें हमेशा विपरीत अनुपात होता है। तो चाल और समय में हमेशा विपरीत अनुपात होता है, यानी कि जो चाल होगा उसका जस्ट उल्टा समय होगा और जो समय होगा उसका जस्ट उल्टा, जो है उल्टा मतलब अपोजिट उसकी चाल होगी। तो जस्ट विपरीत इसका अनुपात होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो चाल दी गई है वो 3 अनुपात में दिया गया है, 2:3:4। 3 अनुपात के यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, संख्याएं दी गई हैं। तो विपरीत का मतलब क्या है? विपरीत का मतलब ये है कि अगर चाल हमारी 2:3 के अनुपात में होती तो समय हमारा क्या होता, इसका हम उल्टा कर देते तो 3:2 हो जाता। तो ऐसा हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर 2 संख्याएं नहीं दी गई हैं, 3 संख्याएं दी गई हैं। तो हम उल्टा क्या करें? तो हमारा जो अनुपात दिया गया है चाल का, पहले उसको लिख लेते हैं 2:3 और 4, ठीक है। तो समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात आपसे पूछ रहा है तो समय का अनुपात इसका उल्टा होगा। तो पहली कंडीशन देखिए, उल्टा अगर 2 संख्याएं हों तो उल्टा यानी विपरीत आप इस तरीके से लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 संख्याएं नहीं हैं तो अपोजिट कैसे करें, उल्टा कैसे करें? तो उल्टा क्या करें कि चाल में अगर 2 है तो समय में 1/2 लिख दो, ठीक है भैया। ठीक, यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर 1/3 लिख दीजिए, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 1/4
4 लिख दीजिए। देखिए आपने उल्टा कर दिया, 2 का 1/2 कर दिया, 3 का 1/3 कर दिया और 4 का 1/4 कर दिया, आपने उल्टा कर दिया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ध्यान से जरा देख लीजिए, इसको सॉल्व करना। आपका 1/2, 1/3 और 1/4 तो आंसर आ नहीं रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो नीचे वाली संख्याएं हैं 2, 3 और 4, इसका आप ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए 2, 3 और 4 का। तो कितना आएगा, 4 3 12, एलसीएम आएगा 12। तो क्या करिए, 12 का इन प्रत्येक संख्याओं में गुणा कर दीजिए, 12 का तीनों संख्याओं में गुणा कर दीजिए। यानी कि जो नीचे वाली संख्याएं थी उनका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आता है 12, और 12 का प्रत्येक संख्या में गुणा करने से ये क्या होगा कि ये भिन्न वाली संख्याएं जो थी 1/2, 1/3, 1/4, ये हमारी भिन्न में संख्याएं थी, अब ये हमारी पूर्णांक में संख्याएं बन जाएंगी। तो देखिए 2 को आप 12 से काटेंगे, कितना बचेगा भैया, 6। 3 को 12 से कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा 4। 4 को 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा आपका 3। तो इस प्रकार से 6:4:3 आपका आंसर रहेगा, और विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस सवाल को समझाने में थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन अगली बार से ये प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आ जाए तो आप सीधा सीधा करिएगा कि यहाँ पर 2, 3, 4 है, इसका जस्ट 1/2, 1/3, 1/4 लिख के इसके एलसीएम गुणा कर दीजिएगा और आपका तुरंत आंसर आ जाएगा 10 से 15 सेकंड के अंदर, 6:4:3। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और हाँ, कॉपी और पेन लेकर आप सभी लोग बैठे रहिए, जो भी अच्छी चीज़ें मिले समझने के लिए उसको आप सभी लोग नोट करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दो बेलन की त्रिज्याएं दी गई भैया, 2 और 3 में है और उनकी ऊंचाइयां 5 और 3 में है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा। तो भैया जो बेलन का आयतन होता है, ठीक है, उसका जो फार्मूला होता है वो πr² होता है। तो 2 बेलन हैं तो दोनों का अनुपात हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए r² का मतलब r का वर्ग है, r मतलब त्रिज्या का वर्ग करना है, और उसमें ऊंचाई मतलब h का गुणा करना है, और पाई कांस्टेंट होता है, इस पाई से हमें कोई मतलब नहीं होता है। आप समझ रहे हैं। अब इसको हम लोग अनुपात के निशान लगा के लिखते हैं। इस तरफ हम लोग पहला बेलन लिखेंगे, इस तरफ पहला बेलन लिखेंगे, इस तरफ दूसरे बेलन का मान लिखेंगे। ठीक है, और त्रिज्या का क्या करना है, वर्ग करना है, ऊंचाई का उसमें गुणा करना है। तो पहले बेलन की त्रिज्या कितनी है, 2 है। देखिए साफ साफ लिख रहा है ना, पहले बेलन की त्रिज्या 2 है, लेकिन वर्ग करना है तो 2 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा। और पहले बेलन की ऊंचाई कितनी है, 5 है, तो इसमें ऊंचाई का भी गुणा करना पड़ेगा। यानी त्रिज्या का 2 बार गुणा, ऊंचाई का 1 बार गुणा। ठीक, अब दूसरे बेलन पे आते हैं। दूसरे बेलन की त्रिज्या 3 है, तो त्रिज्या का 2 बार गुणा, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी 3 है, ऊंचाई का 1 बार गुणा। तो कहने का मतलब इसमें आप उसका फार्मूला लगाते अलग अलग लिखते, ऐसे करने से अच्छा इस प्रश्न को हम लोग मौखिक विधि से सॉल्व कर लेते हैं। आपको जैसे कि अभी ऊपर बताया गया है ये वाला तरीका कि आपको 6 और 7 प्रश्न मौखिक ही करना है, तो ये जो प्रश्न कर रहे हैं ये इसी कैटेगरी का प्रश्न है। ठीक है, तो क्या करने हैं आप समझ गए। आयतन में पहला वाला जो आयतन निकालेंगे तो त्रिज्या को 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में वर्ग होता है, ऊंचाई का 1 बार गुणा करेंगे। दूसरे का लिखेंगे तो दूसरे की त्रिज्या 3 है, तो त्रिज्या का 2 बार, और ऊंचाई 3 है तो ऊंचाई का 1 बार गुणा करेंगे। चलिए कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और 4 पंचे हो जाएगा इधर भैया कितना हो जाएगा 20, और 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक हो जाएगा 27। ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यही आपका आंसर रहेगा। विकल्प भी आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद है बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर इस प्रश्न को मौखिक नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो कम से कम ये जो नीचे वाले 2 लाइन है इसी में लिखकर आपको आंसर निकालना है। 1 मिनट। गर्मी का महीना है, आप सभी लोग पानी वानी पीते रहेंगे। देखिए ये प्रश्न बहुत आसान है, 5 दूनी 10, इसका विकल्प कौन सा होगा, बी सही होगा। यह प्रश्न मौखिक प्रश्न है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो आपको मौखिक ही सॉल्व करना है, और 5 दूनी 10 यानी कि इसका 10 सेंटीमीटर आंसर होगा। अब ये कैसे होगा चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद भविष्य में कभी भी आपको प्रश्न मिले तो इसको मौखिक ही आप सॉल्व करिए। ये देखिए हमारा वृत्त बन गया, और वृत्त बनने के बाद ये हमारी बन गई जीवा। इसको हम लोग जीवा मान लेते हैं, जीवा का नाम लिख देते हैं AB, और इससे केंद्र, ये केंद्र O मान लेते हैं। केंद्र से इस पे लंब डाल देते हैं, लंब का मान यहाँ पर D लिख देते हैं। लंब हमारा OD हो गया। पेन का कलर चेंज करते हैं और इसकी वैल्यू लिखते हैं।
त्रिज्या कितनी है भैया, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि अगर हम ए को ओ से मिला दें, देखिए केंद्र को परिधि से मिला रहे हैं तो ये हमारी त्रिज्या हो गई, त्रिज्या हो गई 13 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा, तो वृत्त का केंद्र कहाँ है, यहाँ पर है, और ये हमारी ए बी जीवा है, यानी कि ओ से ए बी की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जो जीवा है यानी कि ए और बी है, इसका मान आपको निकालना है। किसका मान निकालना है, जीवा ए बी का मान निकालना है। अब त्रिभुज में जरा ध्यान से देखिए, कौन सा त्रिभुज, ए ओ डी में, ए ओ डी में आपका पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, अथवा पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप, क्योंकि ये जो लंब डाला जाता है, देखिए भैया ये जो लंब डाला जाता है आपका जीवा पर, ये हमेशा 90 अंश का होता है। तो इस प्रकार ए ओ डी आपका संपूर्ण त्रिभुज हो जाएगा, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो आपका ए डी का मान निकल आएगा। ठीक है, या तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, या आपको ये ट्रिपलेट तो याद ही होगा, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। अगर कर्ण हमारा 13 है, एक भुजा 12 है, तो दूसरी भुजा आपकी कितनी आ गई, दूसरी भुजा ऑटोमेटिक आपकी 5 सेंटीमीटर होती ही है। तो चाहे तो ट्रिपलेट का फार्मूला लगा लीजिए, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, चाहे तो इस ट्रिपलेट वाले फार्मूले से आपको पता होना चाहिए कि हमारा 5, 12, 13 से संपूर्ण त्रिभुज बनता है। तो अगर 13 और 12 हमारा दिया गया है तो ये ऊपर वाली भुजा 5 हो गई, तो यानी से ये ए और डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और आपको इस चित्र में एक पता होना चाहिए, देखिए हम एक शब्द बोल रहे हैं, अगर नहीं पता तो उसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। शब्द ये होता है कि त्रिभुज के केंद्र, यहाँ पर केंद्र ओ है, त्रिभुज के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, त्रिभुज के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो त्रिभुज का केंद्र O है, जीवा पर हमने लंब डाला है OD, तो OD जो होगा जीवा AB, जीवा है AB, AB को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। 2 बराबर भाग कौन से होंगे, AD और आपके BD, ये 2 बराबर भाग होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर अगर आपने AD 5 निकाला है तो BD भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। तो AD 5 और BD 5, AD और BD में आप मिला देंगे तो टोटल हो जाएगा AB, और AB हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, यानी इधर भी 5 और इधर भी 5, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो 10 सेंटीमीटर यानी कि विकल्प भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। यहाँ पर समझाने में जो भी आपको समय लगा है उसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, लेकिन अगली बार से अगर इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे तो उसको आप मौखिक ही सॉल्व करेंगे। ठीक ना भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों में भी इसके बारे में बताते रहिए। परीक्षा आपकी जब भी आएगी तो आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। इसलिए अपनी जितने भी आपके कठिन सब्जेक्ट हैं, जो आपको कठिन लगते हैं, उनको अभी से ही रट मारिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बीजगणित का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करिए, इस 4 है ना, 4 को 2 + 2 लिख दीजिए, और 1 2 को उठाकर इधर ले आइए। तो 1 2 को जब उठाकर इधर ले आएंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं x + 1/x - 2, और 1 2 इधर आ गया और इधर बचा 2। आप क्या करिए, इस x, ये जो -2 है, इसको x के बगल में लिख दीजिए, यानी x - 2, और इसको ब्रैकेट में भी बंद कर दीजिए, +1/x - 2, और बराबर हो गया 2। ठीक है, अब चूंकि बार बार अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका आंसर देखिए, ये भी आपका मौखिक ही आंसर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। यहाँ आपने जो 2 किया है वही इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर 2 ही रहेगा। वो कैसे होगा, ये भी आप उसी टाइप का प्रश्न है जो हमने बताया कि 6-7 प्रश्न आपको मौखिक ही करना है, तो उसी टाइप का प्रश्न है। लेकिन ये 2 आंसर कैसे आएगा उसको एक बार देख लीजिए, फिर ये जब भी आपको प्रश्न मिलेगा तो आप मौखिक ही आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो अब इसको हमें वर्क करना है, तो वर्क करेंगे तो बार बार हमें x - 2 लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, x - 2 को a मान लेते हैं। ठीक है ना भैया, और यहाँ पर ही x - 2 नीचे है तो a नीचे आ गया और बराबर 2 है। ठीक है, अब इसका वर्क करेंगे, क्योंकि x - 2 बार बार लिखना पड़ता है, तो बार बार लिखने से क्या फायदा, उसको हमने a मान लिया, और यहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं है a मानने का। अब इसका वर्क कर दीजिए, तो दोनों तरफ जब वर्क करेंगे तो इधर भी वर्ग होगा, ठीक है, और इधर भी वर्ग होगा। ठीक है, चलिए वर्ग करते हैं। a का वर्ग करेंगे a² रहेगा, +1 का वर्ग 1, और नीचे वाला a² + k 2,
और ए बी होता है तो ए और बी की वैल्यू है 1/a और यहाँ 2 का वर्ग कितना हो गया भैया 4। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से ए कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर बराबर 2 इधर जाके घट जाएगा तो कितना आएगा 2। ए की वैल्यू कितनी थी, ए हमने x-2 को माना था, यानी x-2 का होल स्क्वायर। अब ए की जहाँ पर x-2 रख दीजिए और प्लस के 1/x-2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2। और देखिए यही आपकी वैल्यू निकालना था। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जो आपने ये 4 को तोड़कर 2 इधर भेजा था, तो जो 2 बच रहा है यही 2 आपका आंसर होता है। तो इस प्रकार से भी आप मौखिक रूप में समझ सकते हैं, अथवा यहाँ पर इस पूरे समीकरण को सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर 2 ही आएगा। तो इस प्रकार का जब भी आपको प्रश्न मिले आगे, तो वहाँ पर जो आप 4 को तोड़कर 2 लिखेंगे वही आपका 2 यहाँ पर आंसर रहेगा। तो कौन सा विकल्प बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, जो भी नई चीज मिले उसको नोट करते रहिए। एक बिंदु दिया है, उसकी एक्स जो एक्स वाला अक्ष है उससे दूरी पूछ रहा है, तो इसका भी आपको मौखिक आंसर देना है। इसका आंसर कितना होगा 4। ठीक है, अब 4 कैसे होगा आंसर, चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए ये सारे प्रश्न मौखिक हैं कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए थोड़ा अक्षांश को समझ लेते हैं, आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाएगी अक्षांश कैसे और क्या होता है। तो इधर एक्स वाला होता है, एक्स प्लस में होता है, इधर एक्स वाला होता है नीचे माइनस में, इधर वाई होता है प्लस में, और इधर नीचे होता है वाई जो होता है माइनस में। यानी कि आगे की तरफ जाएंगे तो हमेशा एक्स प्लस में रहता है, तो जो ये आपके बिंदु लिखे रहते हैं उसमें आगे वाला एक्स होता है। तो यानी कि पहला इधर एक्स रहेगा प्लस में, और फिर आगे की तरफ जा रहे हैं ना तो एक्स आपका प्लस में ही रहता है। जब पीछे जाते हैं तो एक्स हमेशा माइनस में ही रहता है। तो अभी हम इसके अक्षांश लिख रहे हैं चारों के, तो हमने सिर्फ एक्स का मान लिखा है। तो जब हम ये वाला जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु बीच वाला, इसको हम लोग 0,0 बोलते हैं, तो इसके जब आगे जाते हैं तो एक्स प्लस होता है। देखिए यहाँ दोनों में प्लस लिखा है, इसके पीछे जाते हैं तो एक्स माइनस होता है। देखिए यहाँ पर हमने माइनस लिखा है। अब y की बात करते हैं, y में क्या होता है ऊपर जाने पर प्लस होता है। तो ऊपर y में जाएंगे तो कहाँ से होगा, यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो माइनस होता है। तो यानी यहाँ पर माइनस हो गया, ये 1 नहीं है, माइनस निशान है, और यहाँ पर आपका माइनस हो गया। तो इस प्रकार से आप चिन्ह याद रखिएगा कि यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चिन्ह कैसे निकालते हैं उसको आप समझिए। चिन्ह आपने निकालना सीख लिया। अब बिंदु पर कैसे पहुंचते हैं, 2,4 पे कैसे पहुंचते हैं, यानी 2 भी प्लस और 4 भी प्लस। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट करिए, तो x आपको प्लस, पहला वाला बिंदु x होता है, दूसरा वाला बिंदु y जो होता है वो आपका यहाँ पर 4 लिखा है। तो पहला x दूसरा y, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। ठीक है, तो x आपको प्लस में जाना है, तो यहाँ पर मान लीजिए 1 खाना 2 खाना, ये आप 2 खाने पे गए। ठीक, फिर y भी आपको प्लस में जाना था, यानी ऊपर जाना पड़ेगा। तो यानी 1 2 3 4 यहाँ पर आप चले गए, तो ये बिंदु मिल गया 2,4 हम मान लेते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से मान लेते हैं। तो अब देखिए ये वाला x अक्ष है, ये वाला, इससे ये कितने खाने ऊपर, इससे 1 2 3 4 खाने ऊपर है। तो x अक्ष से इसकी दूरी कितनी हो गई, 4 इकाई इसकी दूरी हो गई, और 4 इकाई दूरी हो गई। 4 आपका विकल्प ए में दिया गया है। तो ये तो समझने वाला तरीका हो गया। अब रटने वाला क्या तरीका है, मौखिक क्या तरीका है। तो बिंदु आपके क्या दिया थे, बिंदु आपका 2,4 दिया था, यानी कि x की वैल्यू इसमें 2 थी, y की वैल्यू कितनी थी 4। और जब आपको x वाला अक्ष है उससे दूरी पूछी जाए तो आप इसको आंसर लिख देना। ठीक है, x अक्ष से दूरी पूछी जाए तो y वाला आंसर लिख देना, और जब अगर y अक्ष से दूरी पूछ ले तो आप x वाला आंसर लिख देना। ठीक है, समझ गए। तो ये है मौखिक विधि। तो x अक्ष से आपको दूरी पूछी जाए तो y वाला मान लिख देना, y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो x वाला मान लिख देना। ये हो गया मौखिक मेथड। तो मौखिक के तरीके से लगा लीजिए, चाहे समझ के लगा लीजिए, दोनों कंडीशन में आपका आंसर 4 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसमें भी आपका चित्र बनाना पड़ेगा, प्रश्न आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद चित्र बनाते हैं। चित्र कोई ज़्यादा अच्छा तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग उम्मीद है समझ जाएंगे कि भैया यहाँ पर हम लोग आर्ट तो बना नहीं रहे, अपना काम चल जाए, बस उतना ही बन पाता है चित्र। ठीक है,
तो ये आपका ए हो गया, ये इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको बताया है बी हमारा समकोण है यानी 90 अंश। हम मान लेते हैं ए सी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका ए सी हो गया। ए सी ये आपकी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए सी का मध्य बिंदु डी है, तो लिखिए ये मध्य बिंदु हमने डी मान लिया है। तो बी डी की लंबाई कितनी होगी, बी डी को मिला देते हैं, ये चलिए बी और डी को मिला देते हैं, यहीं पे मिला देते हैं। तो आपको निकालना है बी डी की लंबाई कितनी होगी। ये प्रश्न भी आपको मौखिक है, इसका आंसर कितना होगा 6 का आधा 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। कैसे होगा, चलिए कॉपी पेन लेके आप सभी लोग बैठे होंगे, इसको नोट करिए जो हम बोलने वाले हैं। देखिए ए बी और सी आपका समकोण त्रिभुज है, बी आपका समकोण है, समकोण मतलब 90 अंश का कोण आपका बी वाला बना रहा है। तो इससे आपके कर्ण का जो मध्य बिंदु है कौन सा, डी है। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है, वही हम आपको बोलने जा रहे हैं, उसको आप नोट करिए। फार्मूला ये होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण से यानी 90 अंश से, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण से कर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो कर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा कितनी है, बी डी है। कर्ण फिर से बोलते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण यानी 90 अंश से कर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा यानी कि बी डी कर्ण की आधी होती है। जो हमारा कर्ण होता है उसकी आधी होती है। तो कर्ण कितना है 6, तो 6 का आधा कर देंगे, आंसर कितना आएगा 3, ठीक है। फिर से फार्मूला बोल लेते, इसका एक जो आपका सूत्र है उसको बोलते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण यानी 90 अंश से कर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा यानी इसमें कौन सी रेखा है, बी डी है, वो क्या होता है, वो कर्ण की आधी होती है। तो कर्ण कितना है 6 का आधा कितना होता है 3। इस प्रकार से आपका विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये एक छोटा सा फार्मूला अगर आपको याद है तब आप ये प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप कर नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब ये प्रश्न भी आपको मौखिक ही लगाना था, इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है। जैसे ही आपने प्रश्न को देखा, चित्र बनाया, आपको याद आ गया कि भैया कर्ण का आधा हमारा आंसर होगा, आपने सीधे 6 का आधा करके 3 आपने आंसर लिख दिया, ठीक। और यहाँ पर एक चीज आप सभी लोगों को बता दें कि भैया आप लोगों को बताया गया है कि मात्र 100 रुपये में आपको 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। तो इसको भैया जरूर से जरूर आप सभी लोग खरीद लीजिए। मार्केट में इतने सारे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं कि कोई 150 में है, कोई 200 में है, और आपको मिलता कितना है, एक किताब खरीदेंगे तो मुश्किल से 15 से 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है ना भैया, इसको 1000 से भी ज़्यादा बच्चे इसको खरीद चुके हैं। दो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पूरी तरह से फुल हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया, तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी 40-50 लोग हैं। तो कुल मिला के 2 आपके व्हाट्सएप ग्रुप, एक टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल फुल है। लगभग 1000 बच्चों ने इसको खरीदा है, उनमें से किसी को भी अभी तक कोई भी शिकायत नहीं मिली है। यानी कि 100 रुपये में 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। अगर 250 प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे ना तो आप पता नहीं कि आपका क्या होगा, कम से कम 120 से 25 नंबर तो कहीं जाने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसको जरूर से जरूर खरीद लीजिए। और ये जो आप खरीदते हैं इससे हम लोगों को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि यही हमारा कमाई का साधन है। और वहाँ पर आप जान ही रहे होंगे ये सारे वीडियो आपको फ्री में ही उपलब्ध हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर। तो उम्मीद है प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग खरीद लीजिए भैया, उसको टाइम वेस्ट मत करिए। x का मान y के मान से 5 अधिक है। x का मान y के मान से 5 अधिक है, यानी कि अगर हम x में से y घटा दें तो कितनी वैल्यू आती है, 5 आती है। इसके कहने का ये मतलब है x का मान y के मान से 5 अधिक है, यानी x में से y घटाओ तो हमें 5 मिलता है। x और y के वर्गों का योग, यानी x का अगर वर्ग कर दो और y का वर्ग कर दो तो कितना आता है, 65 आता है, ये कहना चाह रहा है। और आपको एक्स वाई का मान निकालना है, यानी एक्स वाई का क्या मान होगा ये निकालना निकालना है आपको। तो कुल मिला के इस फार्मूले में जो एग्जामिनर है वो ये चाह रहा है कि आप एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, ठीक है। उसी के से संबंधित आपको समीकरण दिया गया है, तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर सॉरी माइनस होगा, माइनस के 2xy, ये फार्मूला होता है। चलिए इसको पुट करते हैं। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 5, और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है कितनी, 65, माइनस के 2, और एक्स वाई का मान तो भैया हमें निकालना, सॉरी ये एक्स वाई है,
फिर से लिख देते हैं ये एक्स वाई है, ठीक है। इसका मान हमें निकालना ही है, तो ये माइनस के 2xy हम लोग इधर भेज देते हैं, ठीक है। 25 को इधर भेज देते हैं, तो 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 2 का दोनों तरफ भाग करते हैं तो xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 20 हो जाएगी। कहाँ पर है, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना था, एक छोटा सा आपको फार्मूला ही लगाना था। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए इसमें भी आपको एक छोटा सा फार्मूला लगाना है। मासापा दिया है 8 दिया है, और जो एलसीएम होता है, लासापा होता है, वो एल है। 2 संख्याएं हैं, उनका गुणा, उनके अनुपात की वैल्यू दी गई है कितना, 4:5। तो एल का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एक फार्मूला है उसको आप समझ लेते हैं। तो जो आपका लासापा होता है, अगर ऐसा कोई प्रश्न दिया गया हो तो लासापा की जो वैल्यू निकालनी होती है उसकी वैल्यू होती है मासापा। जो आपका मासापा दिया गया है उसमें क्या करिए कि अनुपातों का गुणा कर दीजिए, ठीक है, अनुपातों का गुणा कर दीजिए। समझ में आ रही है। जब आपको 2 संख्याएं अनुपात के रूप में दी गई हों, आपको मासापा दिया गया हो और लासापा पूछ रहा हो, तो क्या करिए कि मासापा में दोनों अनुपातों का गुणा कर दीजिए। तो मासापा कितने हैं, 8 है। पहला अनुपात कितना है, 4 है। दूसरा अनुपात कितना है, 5 है। इसका गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 चौके 20 और 20 अट्ठे कितना होता है, 160। तो 160 कहाँ है, विकल्प डी में है। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। जब भी इस प्रकार का आपको प्रश्न मिले तो आप इसी को पुट करिएगा फार्मूले को, आपका तुरंत आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त प्रश्न है, कौन सी संख्या बड़ी होगी। चलिए इसमें आपको कुछ नई चीज सिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है 4 है। 4 पर जो घनमूल है 2 है, और यहाँ पर 5 का वर्गमूल है, और 8 पर जो आपका घातांक है वो कितनी है, 6 है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जरा इसको लिखने का तरीका बदल दीजिए। तो 4 को लिखिए 4 की घात 1/3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और 5 को लिख दिए 5 की घात 1/2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और 8 को लिख दिए 8 की घात 1/6, ठीक है। अब घातों में देखिए आपका नीचे क्या है, एलसीएम, हम उसका एलसीएम निकालेंगे। नीचे क्या है घातों में, नीचे क्या है आपका 3 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर आपका 6 है। 1/3, 1/2, 1/6, यानी नीचे क्या है 2, 3 और 6 है। इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा भैया, 6 आपका एलसीएम आएगा। तो एलसीएम किसका निकालना है, जो हमने इसको अच्छा इस चीज को आप समझ रहे हैं ना कैसे लिखा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे ये चीज आप जान ही रहे होंगे कि जैसे भैया यहाँ 4 लिखा है, 4 का इस्तेमाल जब लिखा रहता है तो 4 पर हम लोग ये जो रूट के अंदर लिखा होता है उसको 1/2 घात करके लिख सकते हैं। तो रूट के अंदर जो लिखा होता है उसको हम लोग बटे में लिख देते हैं। ये तरीका आपको पता है ना, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब हमारा 1/3 आ गया, 1/2 आ गया, 1/6 हमारी घात आ गई है। तो घातों में नीचे वाली वैल्यू कितनी है, 3, 2 और 6 है। तो जो हमारा 3, 2 और 6 होता है उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना है, 6। तो जब एलसीएम 6 आ जाता है तो इसी घातों में गुणा कर देते हैं। घातों में 6 का गुणा कर देते हैं। तो जो बचा उसे लिख लीजिए। यहाँ देखिए 3 से 6 कैंसिल होगा, यानी 2 बचेगा। तो 4 की घात 2 बचा। यहाँ 2 से ये 3 बार कैंसिल होगा, तो यहाँ 5 की घात कितना बचा, 3 बचा। यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की घात यहाँ पर 1 बचा। अब इसकी वैल्यू लिख दीजिए। 4 चौके कितना होता है भैया, 4 की घात 2 करेंगे, यानी 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। 5 की घात 3 यानी 5 का घन करेंगे तो 5 हम 25, 25 पंचे 125 आएगा, और यहाँ पर 8 एकम 8 आएगा। अब बताइए सबसे बड़ा इसमें कौन है, 16 है, 125 है, 8 है। बताइए सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हमारा 125 है। तो जो हमारी वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही हमारी घातांक बड़ी होगी, यानी कि बीच वाली वैल्यू हमारी सबसे बड़ी है। तो बीच वाला जो हमारी संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या होगी। बीच वाली संख्या कहाँ पर है, विकल्प ए में है। तो विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो आगे से भविष्य में जब भी आपको इस प्रकार से घातांक लगा के सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछा जाए तो आप इसी प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। अगर इसमें सबसे छोटा पूछा जाता तो आपका ये तीसरी वाली संख्या होती, सबसे बड़ा कौन सा है, बीच वाली संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर पता नहीं कौन सी राइटिंग में ये लिखा है, जिस बुक से लिया गया है उसी में ऐसा लिखा है। और यहाँ पर लिखा क्या होना चाहिए कि 2 वर्ष के लिए किसी धन पर 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ हम लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज
का अंतर 36 रुपया है। तो वह उस धन का मान आपको बताना है, यानी कि मूलधन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक जो ब्याज की दर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया गया है 36 रुपया। तो यहाँ पर आपको मूलधन निकालना है। ऐसी कंडीशन में एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप देख लीजिए क्या होता है कि 2 वर्ष का अंतर, अगर 2 वर्ष का अंतर दिया गया हो तभी ये फार्मूला लगाना है। अगर 3 वर्ष का अंतर होंगे तो दूसरा फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो 2 वर्ष का अंतर मतलब रुपए में। ठीक है, उसका फार्मूला होता है पी मतलब होता है मूलधन जो हमें निकालना है, और R/100 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो 2 वर्ष का रुपए में अंतर कितना है? 36 रुपया है। तो यहाँ हमने लिख दिया भैया 36 रुपया। पी मतलब होता है मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट, ये तो हमें निकालना है। आर का वर्ग करना है, आर कितना है? 6, तो 6 का वर्ग करेंगे तो 6 गुणे 6 आएगा, और 100 का वर्ग करेंगे तो 100 गुणे आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये 6 छक्के 36, 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया, ये सीधा इधर जाएगा, तो पी की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 10,000, यानी 4 आपका कितना रहेगा? 4 जीरो रहेगा 10,000, यानी कि यहाँ पर आपका विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला रख लीजिएगा। 2 वर्ष में का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होता है वो होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, P यहाँ पर मूलधन होता है जो कि हमें इस प्रश्न में निकालना था। 2 वर्ष का रुपए में अंतर कितना दिया गया? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 36 रुपया, तो 36 बराबर, फिर हमने ये फार्मूला लगाया और सॉल्व किया, तो हमारा 10,000 हमारा मूलधन रहेगा। तो इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम लोगों ने 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इन 10 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा यदि कोई आपके पास शिकायत हो, कोई सुझाव हो, तो उन सारी चीज़ों को भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ, प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग खरीद लीजिए। 100 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसमें आपका इतना ज़्यादा फायदा मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अपने 2-4 दोस्तों के साथ जब चाय पीने जाते होंगे, चाय समोसा खाते होंगे, तो वहाँ पर आराम से आपका 100 रुपया खर्च हो जाता होगा। तो पढ़ने के लिए 100 रुपया खर्च कर दीजिए, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए भैया, मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।